वेलकम टू ऑल। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आई एम हेयर। अभी आपको पता होगा, रिसेंटली में पटना हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने बिहार सरकार द्वारा कंडक्ट किए गए कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस को लीगल कहा है। दैट मीन्स बिहार गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ये इशू काफ़ी दिनों से चल रहा था बिकॉज पटना हाई कोर्ट के पहले एक सिंगल बेंच द्वारा दिए गए जजमेंट में ये कहा गया था कि जो बिहार गवर्नमेंट का ये सर्वे है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड हेंस इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। बट नाउ द सेम पटना हाई कोर्ट of a different bench has backtracked from its earlier decision and has given a legal validity to what the Bihar government is doing. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग कास्ट सेंसस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या व्यू पॉइंट रहा है, बाकी राज्यों का किस तरीके से इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर क्या राय है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने का काम। तो सबसे पहले कास्ट सेंसस में जाने के पहले लेट अस टॉक इन अ ब्रीफ मैनर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज कास्ट और ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया में स्टार्ट कैसे। कास्ट का जो प्रैक्टिस है वो इंडिया के ट्रेडिशनल वर्णा सिस्टम से निकल के आ रहा है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं टूल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहां पे सोसाइटी को बेटर फंक्शनिंग के लिए समाज में एज पर द स्किल पीपल को बांटा जाता है इनटू डिफरेंट सेक्शन। ऑल्दो ये सारे सेक्शंस इक्वल होते हैं जो हमारे पहले वर्णा सिस्टम में भी थे, बट आगे जाके जब जाति और कास्ट का कॉन्सेप्ट आया तब इसी वर्णा सिस्टम में इनइक्वालिटी, हायरार्कियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जिससे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट आया। तो फ्रॉम अ टूल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टू एंश्योर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, it suddenly became a tool for progressive exploitation of the lower caste people by the upper caste people. यहां से फिर हमारा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन की डिमांड होनी स्टार्ट हुई। जब देश आजाद हुआ तो एससी और एसटी को रिजर्वेशन इन जॉब्स एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये मिल गया था, लेकिन जो बाकी के बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी था, जिसको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कहते हैं, ये अभी तक एफर्मेटिव एक्शन के एम्बिट के अंदर नहीं आया था। इसकी डिमांड आजादी के बाद से ही बहुत सारे राज्यों से कॉन्स्टेंटली आ रही थी कि ओबीसी के लिए भी हमें कुछ करने की जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय की कांग्रेस सरकार ने पहला स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। उसका यह काम था कि आखिरकार इन ऐसे ग्रुप्स जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं इनको आइडेंटिफाई करे और इनके लिए कुछ स्टेप्स रिकमेंड करे। तो फर्स्ट स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ही कहा ओबीसीज को रिजर्वेशन देना चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ कास्ट को आइडेंटिफाई किया जो अभी भी बैकवर्ड हैं और उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए द वे रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू द एससी एंड एसटी। बट उस समय की कांग्रेस की सरकार ने स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और कहा कि रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं ओबीसी। जो नेहरू का सोशलिज्म है वो अपने आप इनके लिए कुछ समय में सब कुछ ठीक कर देगा। तो हमें कास्ट को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, जो कि मेजॉरिटी में है इंडिया में,
तो और ज्यादा ये कास्ट बेस्ड और कास्टिज्म बढ़ेगा। इंस्टेड वी विल गो with Nehruvian socialism, which will anyway take care of all the backward strata of the society. Then again, जब सरकार बदली, जनता पार्टी आई, तो उन्होंने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। और बीपी मंडल ने फिर रिकमेंडेशन किया, इंडिया में 50% ओबीसी कम्युनिटी हैं और इनको 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इनके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। उसके बाद 1978 में ये सब चीजें हो रही थी। फिर आपके पास 1989 में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी का लेटर फैक्शन जनता दल था, जिसकी 1989 में केंद्र सरकार सत्ता में आई। और जैसे ही जनता दल सरकार में आई, वैसे ही अगले साल उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। 1990 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, जिसके अंदर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया इन ऑल द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, सरकारी जॉब्स में, सेंटर में भी और साथ ही साथ स्टेट में भी। तो ये था मंडल 1.0, जहां पे पहली बार ओबीसी कम्युनिटी को, बिकॉज दे हैव बीन socially and economically backward, and hence they will be given 27% reservation in all the jobs under the state. इसके बाद आपको पता है कंप्लीटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चेंज हो जाता है देश का। रीजनल पार्टीज आ जाते हैं इंडिया में, आरजेडी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, तो ऐसे बहुत नए नए रीजनल पार्टीज आए और इससे जो कांग्रेस की हेजेमनी थी, जो डिक्लाइन कर ही रही थी बहुत सालों से, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बिकॉज नाउ द वोट्स हैव बीन फ्रैगमेंटेड, ओबीसी के अपने खुद इंपॉर्टेंट लीडर्स आ चुके। इससे कांग्रेस को काफी ज्यादा झटका लगा था। और उस समय बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी 1984 में पार्टी बनी थी, उसके लिए भी काफी मुश्किल हो गया था कि कैसे ये वोट जो बढ़ चुका है, अब जो रीजनल पार्टीज आ चुके हैं, उनके खुद के पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके हैं, क्योंकि अगर आपको सेंटर में सरकार लाना है, आपको पूरे इंडिया में चुनाव जीतना है, तो आपको इन वोट्स को बंटने नहीं देना पड़ेगा। और इसीलिए उस समय की भी कांग्रेस सरकार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, स्पेसिफिकली ओबीसी रिजर्वेशंस को प्रमोट नहीं कर रही थी। इसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स काफी चेंज हो गया और आज भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चेंज या एक ट्रांजिशन के स्टेज से गुजर रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि क्यों आज कास्ट सेंसस का टॉपिक काफी ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा। तो मंडल 1.0 1990 में था। इसके बाद आता है आपका मंडल 2.0, और मंडल 2.0 में सबसे पहली बार ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखें 1990 में जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया था, सरकार के जॉब्स के अंदर। 2006 में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, और इसको हम लोग मंडल 2.0 कहते हैं। और आज 2021, 22, 23 में जो कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है, दिस इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट और अ बिगिनिंग ऑफ द मंडल 3.0 पॉलिटिक्स। मंडल 3.0 स्टार्ट हो चुका है। बिहार ने इस सर्वे को स्टार्ट करके एक तरीके से उसको ऑफिशियली बिगिनिंग कर चुका है। और मंडल 1.0, मंडल 2.0 और मंडल 3.0 में अंतर यह है कि मंडल 3.0 has a probability to open a Pandora's box in Indian electoral politics. इसका आउटकम क्या होगा जो हम नहीं जानते हैं। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी। उन चीजों को हम लोग यहां पे डिस्कस करें। तो दिस इज अ बेसिक बैकग्राउंड अबाउट
ओबीसी, रिजर्वेशन, मंडल पॉलिटिक्स, मंडल 1.0, 2.0, 3.0, and now we will officially start with this whole issue of caste census. तो इसमें अब सबसे पहले चीज समझने की बात है कि आखिरकार ये कास्ट सेंसस है क्या। आप देखें, अगर हम बात करें इंडिया में हर एक 10 साल पे सेंसस होता है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, इस तरीके के काफी पैरामीटर्स को काउंट किया जाता है। इसी सेंसस में एससी और एसटी के पॉपुलेशन, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इन चीजों को भी मेजर किया जाता है। लेकिन इस सेंसस में ओबीसी के रिलेटेड कोई भी डेटा काउंट नहीं किया जाता है, जैसे ओबीसी का पॉपुलेशन, ओबीसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन कोई भी पैरामीटर्स को कवर नहीं किया जाता है। टाइम जो ओबीसी का सेंसस के अंदर डेटा काउंट किया गया था वो 1931 सेंसस में था, और उसके बाद से ओबीसी का कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल ऑफिशियली नहीं है। मंडल कमीशन ने जब रिकमेंडेशन दिया था 27% रिजर्वेशन का, ये भी जो रिकमेंडेशन था वो 1931 सेंसस में अवेलेबल डेटा के आधारित किया गया। दैट मीन्स कि अभी तक हमारे पास ओबीसी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल डेटा वो नहीं है कि आखिरकार इंडिया में ओबीसी एग्जैक्टली पॉपुलेशन कितना है। ओबीसी में बहुत सारे कास्ट हैं, आपको पता है, उन कास्ट में किस कास्ट का सोशल स्टेटस कितना है, उस कास्ट का पर कैपिटा स्टेटस क्या है, मतलब उस कास्ट का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। ये सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट आपको जानना है कि हमारे सेंसस में ओबीसी का पॉपुलेशन का रिलेटेड कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, एससी एसटी का कलेक्ट किया जाता है। और ये जो सेंसस कंडक्ट करने का काम है ये आपको केंद्र सरकार का है, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। तो शेड्यूल 7 में आपके पास डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंसस जो है वो आपको यूनियन लिस्ट में आता है, इसलिए ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द अथॉरिटी टू कंडक्ट द सेंसस। ठीक है, इस साल का जो सेंसस है हमारा, इस दशक का, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रिलेटेड डिलेज। तो हमारा 2021 का सेंसस का डेटा अभी तक पब्लिक या कंडक्ट ऑफिशियली अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इट्स अगेन ऑन गोइंग, इसमें भी बहुत टाइम। अब आते हैं कि आखिरकार जब ओबीसी के कास्ट का डेटा है नहीं तो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड टू कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू ओबीसी। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। 2017 में केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया। जस्टिस जी रोहिणी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, और इनको नेतृत्व में एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जो 3000 ओबीसी सब कास्ट्स हैं, इन सारे 3000 कम्युनिटीज को प्रोफाइल किया जा सके, सब कैटेगराइज किया जा सके, बिकॉज 3000 ओबीसी कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियस सा बात है उसमें से किसी सब कास्ट को ज्यादा फायदा मिला होगा ओबीसी के अंदर, और किसी सब कास्ट को कम मिला होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो यादव कम्युनिटी है ओबीसी का, उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला है, और जो नॉन यादव ओबीसीज हैं उनको काफी कम फायदा मिला है। तो केंद्र सरकार ने कमीशन के अंदर यही ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से जितने भी कास्ट ग्रुप्स हैं ओबीसी के अंदर, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को प्रोफाइल किया जा सके, और उसके बाद उनको सब कैटेगराइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लास, लोअर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो उस कमीशन का ने जो अभी आपको पता है लास्ट वीक जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो 2017 में बनाया गया था, उसने अपना रिकमेंडेशन लास्ट वीक केंद्र सरकार को प्रेसिडेंट को जमा किया है। ये रिपोर्ट अभी पब्लिक हुई नहीं है, होगी तो फिर हमें पता चलेगा। लेकिन इस कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जरूर निकाला। इस कमीशन ने लगभग 1.31 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, 1.31 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो कि ओबीसी के पास हैं अभी,
पिछले 5 साल का डेटा एनालाइज किया, मतलब पिछले 5 साल में जो भी ओबीसी को जॉब्स दिए गए, जो कि जिसकी संख्या है 1.31 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में जॉब्स ओबीसी को दिया गया है जिसकी संख्या 1.31 लाख है, और जितने भी ओबीसी का एडमिशन सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईटीज, आईएम, एम्स इनमें हुआ है, उनका ये डेटा कमिटी ने एनालाइज किया। हमारी बात तो 2017 में कमिटी बनाई गई, 2018 में इस कमिटी ने एनालाइज किया ऑल दोज जॉब्स जो ओबीसी के पास हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो ओबीसी रिजर्वेशंस के थ्रू जा रहे हैं। तो जब इस डेटा को एनालाइज किया गया पिछले 5 साल का, तो यह पाया गया कि 97% ऑफ ऑल द जॉब्स ऑन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो टोटल 97% ऑफ द जॉब्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन है, it has gone only to the 25% of OBC subcastes. समझिएगा, 97% बेनिफिट रिजर्वेशन का, जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा मिला है, वो केवल 25% ओबीसी सबकास्ट को ही मिला है। दूसरा डेटा उसी कमिटी के द्वारा कहा गया कि जो 25 इसी 97% ऑफ बेनिफिट को अगर और ब्रेक डाउन करें, तो इस 97% ओबीसी का जो फायदा जो जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट्स मिला है, उसमें से 25% जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट्स केवल 10 ओबीसी कम्युनिटीज को ही गया है। ठीक है, मतलब 97% पिछले 5 साल में, 2018 से अगर 5 साल और देख ले, 2013 से 18 की अवधि के समय जितने भी जॉब्स थे जो ओबीसी के लिए रिजर्व थे, जितने भी कॉलेजेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व थे, अगर वो टोटल 100 हो गए, तो 100 में से 97 किसको गया है? 25% ओबीसी सबकास्ट को। और इस 97 को और ब्रेक करे तो 25% जो जॉब्स और सीट्स गए हैं ओबीसी को, वो केवल 10 ओबीसी कम्युनिटीज को गया है। एंड मोर शॉकिंगली, इस कमिटी ने एक और डेटा रिलीज किया, उसमें कहा कि 37% ओबीसी सबकास्ट को अभी तक 0% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है। 37% ओबीसी सबकास्ट को 0% रिजर्वेशन में बेनिफिट मिला है। दैट शोज कि इस पूरे ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा है, इट इज हाईली अनइक्वल। कुछ कम्युनिटीज को ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिला है, सच एज यादव्स इन ओबीसी, एंड मैक्सिमम ओबीसी सब कम्युनिटीज को कोई भी फायदा ओबीसी रिजर्वेशन से नहीं मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है इस कमिटी का, और ये सबको पता भी था कि ओबीसी का रिजर्वेशन का जो फायदा है वो आपको सबको इक्वल नहीं मिल रहा है। और इसी चीज को ऑफिशियल करने के लिए, आखिरकार स्टेटस जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी को बनाया था और कहा था कि अब आप सब कैटेगराइज करें कि कौन सा ओबीसी प्रॉस्पेरस है, कौन सा ओबीसी बीच का है, और कौन सा ओबीसी सबसे पिछड़ा है। और इसी का रिपोर्ट लास्ट वीक जमा किया गया है प्रेसिडेंट को। अपनी रिपोर्ट आएगा तो देखिए। ये एक था केंद्र सरकार द्वारा लिया गया स्टेप। सेम बिहार भी वही कर रही है। बिहार भी एक तरीके से यही जानना चाह रही है कि कौन से ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है, और उस ओबीसी का इतना पॉपुलेशन है तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन सरकारी जॉब्स में, सरकारी संस्थाओं में उतना है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानता हूं कि अगर ओबीसी का एक सबकास्ट है जिसका पॉपुलेशन है 40%, मतलब अगर टोटल 100 ओबीसी हैं, उसमें से 40% ओबीसी एक ओबीसी सबकास्ट का है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में 40% होना चाहिए। और एक ओबीसी सबकास्ट का मान लो टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है 20%, मतलब 100 ओबीसी में 20 ओबीसी इस पर्टिकुलर सबकास्ट का आता है। लेकिन अगर उसका रिप्रेजेंटेशन केवल 2% हुआ,
तो पहला 40% था पॉपुलेशन ओबीसी में, उसका हिस्सा भी रिप्रेजेंटेशन 45% था, और दूसरे तरफ एक सबकास्ट ओबीसी का उसका 20% था पॉपुलेशन में हिस्सा ओबीसी में, और उसका रिप्रेजेंटेशन है केवल 2%। दैट मीन्स कि एक ओबीसी काफी प्रॉस्पेरस है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी अच्छा है, और ऑन द अदर हैंड द अदर ओबीसी सबकास्ट, इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी खराब है। तो अब अगर किसी को फायदा मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, तो वो दूसरे वाले को मिलना चाहिए। लेकिन ये पता कैसे होगा? ये तभी पता हो सकता है जब हमारे पास ओबीसी जितने भी लगभग 3000 ओबीसी सबकास्ट हैं, उन सारे सबकास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस, उनका पॉपुलेशन पता चलेगा, तभी वी कैन एनालाइज दैट विच ओबीसी हैज प्रोग्रेस्ड एंड विच ओबीसी हैज नॉट प्रोग्रेस्ड। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने इस तरीके के सर्वे के माध्यम से यही चीज अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रही है कि ओबीसी का क्या है पॉपुलेशन और उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सो दैट हमको पता चल सकता है कौन से ओबीसी को ज्यादा फायदा मिला है और कौन से ओबीसी को कम फायदा मिल रहा है। एंड जब हमें ये पता चल जाएगा, देन वी कैन कैटेगराइज इट मोर प्रॉस्पेरस ओबीसी एंड लेस प्रॉस्पेरस ओबीसी, और फिर उन स्पेसिफिक सबकास्ट ऑफ ओबीसी को हम लोग स्पेशल बेनिफिट्स या उनके लिए एक अलग से एफर्मेटिव एक्शन हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। बट जब तक वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव डेटा, then how we can do such kind of things? That's the whole argument of the Bihar government is all about. और ऐसा नहीं कि बिहार गवर्नमेंट की पहला करी, खुद केंद्र सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, लेकिन उसका डेटा अभी तक पब्लिक में आया नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है उस डेटा में। तो यही एक डिफिकल्टी है ऐसे डेटा को कलेक्ट करना, कि लोग सच में ये डेटा दे रहे हैं, मान लो तुमने किसी से पूछने गया, वो गलत डेटा दे दिया तुमको, तो रैशनल ऑब्जेक्टिव डेटा ऐसे सेंसस का कंडक्ट करना एंड इवन बाय द बिहार और स्टेट गवर्नमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था और बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ किया, बट स्टिल देयर वर लॉट ऑफ डेटा infirmities, and that's why that report was not put into the public. But let's see how the Bihar government does so. तो आप समझ लें कि ये कास्ट सेंसस की डिमांड किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था, इसलिए उसने अपने खुद से जस्टिस जी रोहनी कमेटी बनाया। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो ओबीसी के रिजर्वेशंस का फायदा है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसीलिए हमें ओबीसी रिजर्वेशंस को वापस से एक रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जहां पे जिन सेक्शंस और जिन सबकास्ट के पास कम है ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा, उनको ज्यादा रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको ज्यादा मजबूत एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी लाना पड़ेगा उनके लिए। ये सब चीजों को करने के लिए इनफैक्ट जुडिशरी ने भी कहा है कि आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू कैन एंश्योर सब्सटैंटिव इक्वालिटी इन इंडिया, यू कैन एंश्योर दैट रिजर्वेशन जो 1990 में आया था और आज 2023 दोनों कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, तो आज का रिजर्वेशन आज के सोशल रियलिटी के हिसाब से होना चाहिए, और उसके लिए यू नीड टू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ डेटास। बट ये सब होने के बावजूद चैलेंजेस क्या क्या हैं कास्ट सेंसस? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि भाई डेटा कलेक्ट करना इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, इट इज वेरी you need very authentic data, and the chances of error and the chances of misrepresentation in such kind of data is enormous. तो एक डेटा ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा होगी, दैट इज अ सीरियस क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जिस हिसाब से 1990 में इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चेंज हुआ, उसके बाद से आपका काफी ज्यादा हम लोग कहते हैं प्लेबिनाइजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जब एक नॉर्मल सेक्शन एक मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास आपको इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर किया, नए नए लीडर्स आए, उससे पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा डेमोक्रेसी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, बिकॉज ओबीसी कम्युनिटी पहले पार्टिसिपेट नहीं करता था। अब 1990 के बाद ये जो 50% का पॉपुलेशन है वो अब इंडियन पॉलिटिक्स में आ गया था, तो उससे डेमोक्रेसी एनहांस हुई थी। बट एक सीरियस प्रॉब्लम ये था कि इसके बाद से आपको पता है बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आ गए। पहले क्या होता था, एक दो पार्टी हुआ करती थी, अब 10 पार्टी आ चुकी हैं। तो जैसे 10-15 पार्टी आती है उससे डेमोक्रेसी ठीक होता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ता है वोट्स के लिए, चुनाव के लिए, और जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो फिर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, आपको इजी सॉल्यूशन देते हैं, फ्रीबीज का रेस हो जाता है कि हम 10,000 देंगे तुम 20,000 दोगे, उस चीज की कंपटीशन हो जाती है।
तो इसीलिए 1990 के बाद ऑल्दो हमारी डेमोक्रेसी एनहांस हुई थी, मगर अगर डेटा एनालाइज करें 1990 के बाद, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अभी आपको पता है 43% ऑफ एमपीज इन लोकसभा आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन, मनी पावर, इन चीजों का इंपैक्ट जो हम इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1967 में आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस, बट इट स्टार्टेड इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर post the 1990 Mandal reforms, because now a lot of people entered into Indian politics, and most of those people were not that kind of literate, not that kind of educated. So although they entered into the Indian electoral politics, but they didn't had that kind of required technical competencies and how to participate in the democracy, और उसकी वजह से कुछ हद तक political decline देखने को मिला। तो एक तो ये है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये और बढ़ जाएगा। तो ये है कि मंडल पॉलिटिक्स जो 1990 में था, आज ये वापस से रिवाइव कर रहा है, और इसके रिवाइवल की वजह से अगेन पॉलिटिक्स में इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो होगा क्या, अब देखो इसे बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज बीजेपी कॉन्स्टेंटली कह तो रही है कि हाँ इस तरीके की कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, उन्होंने खुद जस्टिस जी रोहनी कमीशन बनाया है, बट सेंसस में, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B, उसने खुद कहा था कि ओबीसी के डेटा को भी सेंसस 2021 में हमें कलेक्ट करना चाहिए था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को नहीं माना। तो आखिरकार ये क्यों ऑपोजिशन एलेज कर रही है कि जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कास्ट सेंसस को नहीं कंडक्ट करने जा रही है। लेकिन बीजेपी का कहना खुद है कि यस, आई सपोर्ट सच काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन एंड दैट्स व्हाई आई हैव कॉन्स्टिट्यूटेड बी जस्टिस जी रोहनी कमीशन, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच काइंड ऑफ सेंसस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Why it is not in favor, उसका रीजन आपके पास हो सकता है। पहला जो ऑफिशियल रीजन है कि इससे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा, इससे पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ जाएंगे, इससे नए पॉलिटिकल पार्टीज पिक्चर में आ जाएंगे, इससे वापस से कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर वी शुड थिंक टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी। बट अगेन, अगर इस तरीके से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को प्रमोट करोगे तो कास्ट एज आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका रियल रीजन क्या है वो आप समझिए कि बीजेपी क्यों रिलक्टेंट है इस पूरे कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने की। देखो, बीजेपी जो है वो अभी तक ऑलरेडी एक बहुत हद तक ओबीसी के वोट बैंक्स को अपने तरफ खींचने में सक्सेसफुल रही है। बिकॉज अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव का डेटा एनालाइज करोगे तो लगभग 42% ऑफ ओबीसी हैव वोटेड फॉर द बीजेपी, और इसकी वजह से बीजेपी का सीट है वो 303 का मार्क पहुंचा पाया था। और तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है बीजेपी को कि उसने एक मैसिव इनरोड्स बना चुका है अपना ओबीसी के वोट बैंक के। तो आखिरकार ये कौन से ओबीसी हैं जो ये बीजेपी को वोट कर रहे हैं? ये जो ओबीसी हैं, ये वही ओबीसी हैं जिनको रिजर्वेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ था। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जनरली 1990 के बाद से सारे ओबीसी कलेक्टिवली एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करते थे। बट 1990 से लेके अभी आ गया है 2019 के लोकसभा चुनाव। अभी हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो ओबीसी के रिजर्वेशन को फायदा मिला है वो केवल यादवों को मिला है। तो वो क्या हो गए, डोमिनेंट ओबीसीज, और बाकी जो नॉन डोमिनेंट ओबीसीज हैं, जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, उनको लगा कि हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। इसकी वजह से ओबीसी वोट बैंक टूट गया। पहले लोग कास्ट के बेसिस के ऊपर आंख बंद करके वोट कर देते थे, बट अब कास्ट और साथ ही साथ क्लास, कि क्या वो कास्ट में अपर क्लास में आ रहे हैं या लोअर क्लास में आ रहे हैं, क्या वो डोमिनेंट ओबीसी है, नॉन डोमिनेंट ओबीसी है, मतलब वो अपर क्लास ओबीसी है, नॉन लोअर क्लास ओबीसी है। तो ये जो नॉन डोमिनेंट था, जो लोअर क्लास ओबीसी था, जो कि पहले समाजवादी पार्टी को वोट करता था, बट अब उसको लगा कि इससे तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। नाउ दिस वोट बैंक हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स बीजेपी। तो ये एक बहुत बड़ा इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शिफ्ट हुआ है, जो कि शायद आप अगर लोक नीति का डेटा एनालाइज करोगे तो उसमें क्लियरली दिखता है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी हैं लाइक क्रिस्टोफर जेफरलॉट, फिनिगन, इन्होंने इनफैक्ट सुहास पल्सीकार, इन्होंने इस चीज के बारे में बात भी किया है कि किस तरीके से ये जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। सिमिलरली फॉर द दलित में भी हमारे पास एक सुपीरियर कास्ट एंड जातव्स,
तो जो नॉन जातव दलित ग्रुप है ये भी हमारा अगेन बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया है। तो बीजेपी का यही स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रहा, किस तरीके से नॉन डोमिनेंट ओबीसी, नॉन डोमिनेंट दलित्स, उनका वोट बैंक जो ट्रेडिशनली एक रीजनल पार्टीज को जाता था, उनसे हटकर लोकसभा चुनाव में वो इनके तरफ गया। तो आखिरकार बीजेपी को तो फायदा हो ही रहा था। अब बीजेपी को यह फायदा हो रहा था, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि अगर हम इस तरीके का सेंसस करवा देते हैं, इस तरीके का ऑफिशियल डेटा रिलीज कर देते हैं कि ये सब कास्ट है, इसका इतना पॉपुलेशन है और इसका रिप्रेजेंटेशन तो सरकारी जॉब में 0% है, अगर ये ऑफिशियल डेटा पब्लिक में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, जैसे 1990 में हुआ था, नए पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगे। तो आज सेम क्या होगा कि आज उन ओबीसी सबकास्ट का एक नया पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा, एक नया पॉलिटिकल लीडर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी क्या है कि मान लो कि जनरली क्या है कि आपको एक कास्ट का, ओबीसी कास्ट का, जनरली पहले यूपी में था समाजवादी पार्टी, बिहार में था राष्ट्रीय जनता दल, इस तरीके से था। ठीक है, अब क्या होगा ये 1990 में, अब 1990 में जब ऐसा हुआ तो बीजेपी को बहुत ज्यादा मुसीबत हो गया था। तो फिर बीजेपी को मंडल से कमंडल की तरफ जाना पड़ा। द बीजेपी हैज ट्राइड टू ब्रिंग द रिलीजन इनटू द इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो रिलीजन के बेसिस से वो डिफरेंट कास्ट को अंडर अ बिगर आइडेंटिटी ऑफ हिंदुत्व क्लब कर पाई। अब सेम बीजेपी के लिए अगेन मुसीबत खड़ी हो गई कि वापस से किसी इस तरीके का ऑफिशियल डेटा रिलीज करते हैं तो पहले एक एक पार्टी थी, अब ओबीसी के ही 10 पार्टी हो जाएंगी, बिकॉज ओबीसी के सबकास्ट का अपना खुद का एक पार्टी, उनका अपना खुद का एक लीडर। तो जो बीजेपी का नॉन यादव, जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी था, वो तो ऑलरेडी शिफ्ट कर रहा था, लेकिन अगर इस तरीके का ऑफिशियल डेटा हम लोग रिलीज कर देते हैं तो इससे क्या होगा, ऑफिशियली ये ब्रेकडाउन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बीजेपी को अगेन इस वोट्स को मोबिलाइज करने में काफी ज्यादा मुसीबतें आएंगी। तो ये एक बहुत सिंसियर चीज है जिसकी वजह से बीजेपी टू सम एक्सटेंट हैज बीन रिलक्टेंट टू गो विद दिस काइंड ऑफ थिंग, रादर इट इज ट्राइंग टू गो ऑन अ वेरी स्लोअर नोट बाय फॉर्मिंग दैट कमिटी, बट इस तरीके से ऑफिशियल सेंसस एंड ऑल दो सर्वे डेटा इसके मूड में है नहीं। सो दैट्स Now let's come to the central part why I made this video कि आखिरकार पटना हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली जो डिवीजन बेंच है लेड बाय चीफ जस्टिस ऑनरेबल जज केवी चंद्रन and his counter judge and supporting judge जज पार्थ सारथी, वो डिवीजन बेंच है पटना हाई कोर्ट का, उसने पुराने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया है। और इसमें बेसिकली जो पेटिशनर्स थे जो इस सर्वे के अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये जो बिहार गवर्नमेंट करवा रही है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट द ambit of the state government because census as a word is there in the union list। ठीक है, और साथ साथ कह रही थी कि कास्ट बेस्ड इस तरीके के चीजों को करवाने से काफी ज्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा, एंड दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स फॉर अ कास्टलेस सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। तो इससे क्या होगा, बिहार गवर्नमेंट जो कर रही है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आपको बढ़ने का चांस है। इसके काउंटर पार्ट में बिहार गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था? बिहार गवर्नमेंट का आर्गुमेंट 3 तरीके से था। पहला तो बिहार गवर्नमेंट का यह कहना था कि आप जो कह रहे हो कि कास्ट से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिरकार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की थी, जिससे ओबीसी के कास्ट का इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो ये कहना कि हमारे करवाने से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जब करवाती है तो उससे नहीं बढ़ेगा, दैट्स रिडिकुलस। सो एक आर्गुमेंट ये था बिकॉज ऑलरेडी द सेंट्रल गवर्नमेंट has conducted such kind of data, although they have not released in public, but that does not mean they have not conducted. Second, बिहार गवर्नमेंट का कहना था कि census is mentioned in the union list, but we are doing not a census, rather we are simply doing a survey. तो आप सेंसस अलग चीज है, वो एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, बट आई एम नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग, आई एम जस्ट डूइंग अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ सर्वे वेयर आई एम ट्राइंग टू गेज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द पीपल। एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट इज दैट कि इनका कहना था कि एंट्री 45 जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और एंट्री 94 जो यूनियन लिस्ट में है, ये दोनों जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, दिस बेसिकली सब्जेक्ट्स का कहना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ have the right to collect statistics, that means data, entry 45 of the concurrent list and entry 94 of the union list, दोनों के अंदर, बोथ एंट्री 45 के अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, एंट्री 94 जो यूनियन लिस्ट में है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि दे कैन कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, दैट मींस डेटा, क्यों? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स mentioned in the entry 20 of the concurrent
ठीक है। सो एंट्री 45 जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, एंट्री 94 जो यूनियन लिस्ट में है, तो एंट्री 45 के अंदर सेंटर स्टेट दोनों को, एंट्री 94 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसके अंदर दोनों को ये पावर दिया गया है कि आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट कर सकते हैं टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स mentioned in the entry 20 of the concurrent list. अब entry 20 of the concurrent list में बात किया गया इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब है कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के लिए इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का राइट रखती है। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट थे जिसको डिवीजन बेंच ने अपहेल्ड किया और कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू रिफॉर्म, बिकॉज पता है अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव, आज हम लोग कहते हैं कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, बट इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डेटा देन हाउ कैन यू एंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14? How you can go with reasonable classification based on intelligible differentia? So how you can do all these kind of things? How you can target the people who is actually in need? So for that, the Patna High Court division bench has, satisfied with the argument given by the Bihar government. तो ये आपके पास एक स्टोरी था कास्ट सेंसस का। इस तरीके से ये चल रहा है। इफ यू आस्क माय स्टैंड देन यस, कास्ट सेंसस इज रिक्वायर्ड बिकॉज अभी वी आर लिविंग इन अ नो मैन स्टैंड। हमें कुछ पता ही नहीं कि ऑफिशियल डेटा है क्या। हम लोग कोई भी पॉलिसी लाते हैं, उसका पॉलिसी का फायदा कुछ ही लोग को चल जाता है, मैक्सिमम लोग को फायदा उससे मिल नहीं रहा है। So the time has come that we should officially have all these kind of data so that we can then go with classification, and we should bring social welfare measures only for those people who are actually in need of such policies. तो ये कंप्लीटली सही चीज है, इस तरीके के सेंसस को करना चाहिए। बट यस, दैट्स अनदर वन थिंग कि इससे एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट होगा उसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी लोग हैं उनको मैच्योरली पॉलिटिकल कल्चर को इंप्रूव करने के लिए प्रयास करना चाहिए, सो दैट कभी कभार वेलफेयर शुड बी प्रायोरिटाइज रादर देन पॉलिटिक्स। तो इसको वेलफेयर की नजर से देखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शुड कम टू कंसेंसस, एंड इसका मिसयूज पॉलिटिक्स में आपको कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुडिशरी, इनके ऊपर काफी ज्यादा हैं। But just because something will have a negative impact, that does not mean it should be stopped at the first place. Because if you go by that logic, then even artificial intelligence, which has more dangerous impact than this kind of caste survey, should be stopped at the first place. That's all about this particular thing. I hope you like this, understood this, a very important topic. Please stay to the channel, like this video, and subscribe to our channel. Thank you. I will again see you in a next discussion.